ले नाजरीन, ये हाफिज साहब जो है ना मेरे भतीजे हैं, अपना पूरा तारुफ आपको ये करवाते हैं और इनसे ये पूछिएगा कि जब मैं कटहरे के अंदर खड़ा था, मैं इनका अंकल लगता हूँ ना, इनके वालिद साहब मेरे बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं, इतने को नाइस हैं और हार्ड वर्कर थे, इसीलिए आज ये बेटा जो है ना फौलाद बन चुका हुआ है। हाफिज साहब ये जानते हैं, जिस वक्त आप मेरी बहस कर रहे थे, वेट कर रहा था कि अभी क्या होने वाला है, आपके ऊपर उस वक्त क्या गुजर रही थी और आपकी कैफियत क्या थी, पहले तो नाजरीन को ये बताया ना। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर इसमें इस तरह हुआ कि ये एक बोझ था जो मुझ पे डाल दिया गया 2021 में, जब आप पे इस केस की फर्द जुर्म आयद की गई जनाब। जी जी। ये वही बोझ था जो कि अवैस पे जाना था और शिफ्ट होकर मुझ पे आ गया। उसकी वजह ये थी कि रिलेशन आपका अगर अवैस के साथ फादर वाला तो मेरे साथ अंकल वाला था। तो जब आप पे फर्द जुर्म लगी तो मुझे मेरे सीनियर राना इरफान साहब ने एक जिम्मेदारी डाल दी कि इस केस को कंटेस्ट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आपने ही करना है। अच्छा। इसमें आपके ख़िलाफ़ चूँकि 6 से 7 विटनेसेस पेश किए गए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और डे टू डे और हर डेट पे मुझे राणा साहब सपोर्ट करते रहे और मुझे गाइडेंस देते रहे कि आपने इस केस को किस तरह कंटेस्ट करना है और किस तरह कोर्ट में प्रेजेंट करना है इस केस को। फ्रॉम 1 PW प्रोसिक्यूशन विटनेस से लेके टिल 7 PW तक टोटली जो है प्रोसिक्यूशन ये फेल हो गई थी कि आपके ख़िलाफ़ इस मुकदमे को, जो कि आपके ख़िलाफ़ 1630 ग्राम का बना जी, इसको प्रूव करें और इसको सच्चा साबित करें कि हमने ये जौन सी रिकवरी की है ये आपसे सच्ची की गई है, और 1630 ग्राम जिसमें आप पे 2 पैकेट डाले जी, एक 900 ग्राम का, एक 730 ग्राम का, इसको प्रूव कर सके। जब पहला विटनेस पेश किया गया तो उसमें ही प्रोसिक्यूशन इस चीज़ को साबित करने में फेल हो गई कि आपके ख़िलाफ़ जो रिटन कंप्लेंट लिखी गई है कि आपसे 1630 ग्राम चर्स बरामद हुई है, ये ओरिजिनल है जी, और ये आपसे उसी चौक से बरामद हुई है कि जो कि इन्होंने चुबुर्जी का वाक़या बना दिया। और ये बेसिकली ये एक फ़ेक अकरेंस था, ऐसा कोई अकरेंस पेश ही नहीं आया। और हमारी जो बदकिस्मती ये है कि 1947 से लेकर जब से पाकिस्तान बना जी, तब से लेकर 2024 तक पुलिस के पास एक ही स्टोरी है जी मंशियात के केस में कि नीले रंग का फलां बंदा फलां चौक में खड़ा है जी, हमें इतला मिली, हम उसके पास गए तो उसके दाएं या बाएं हाथ में एक नीले रंग का शॉपर है कि जिसमें चर्स है। अब चर्स की क्वांटिटी सिर्फ वो चेंज करते हैं और चौक का नाम चेंज करते हैं, कि जिस तरह के आपके केस में किया गया, क्योंकि आप तकरीबन चुबुर्जी के रहायशी हैं, आप पे उन्होंने चुबुर्जी के पास का वकूआ बना के आप पे ये प्लांट कर दी। लेकिन एंड तक इसको प्रूव करना PW1 से लेकर PW7 तक, यानी कि ये जो से प्रोसिक्यूशन के विटनेस होते हैं इनको कहते हैं PW प्रोसिक्यूशन विटनेस, ये एक चेन बरकरार नहीं रख सके कि हमने सब ने अकरस भी इस तरह किया और टाइम भी ये था और इस तरह इनसे चर्स बरामद की गई और हमने पार्सल तैयार किया और पार्सल थाने तक पहुंचा दिए हमने। ये किसी भी किस्म की चेन को बरकरार रखने में नाकाम रहे, और इसी तरह जिस तरह के आपके ख़िलाफ़ एक इस्तग़ासा लिख दिया गया कि हमने 2 पैकेट बरामद किए, 2 नमूने ले लिए और हमने 4 पार्सल बना दिए, और 4 पार्सल इनसे प्रूव ना हुए। उसकी वजह ये थी कि 2 सैंपल इन्होंने भेज दिए लेबॉर्ट्री में और 2 था रिमेनिंग केस प्रॉपर्टी जो कि मालखाने में जमा करवाई जाती है। आखिरी PW जो कि कंप्लेनेंट था मोहम्मद सरवर इस केस का, सब इंस्पेक्टर, उस पर जब केस प्रॉपर्टी मंगवाई गई अदालत हुजूर में, तो अदालत में केस प्रॉपर्टी जो कि 2 सील पार्सल तैयार किए गए अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस, वो 2 सील पार्सल अदालत में पेश ना कर सके। अगरचे 5 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन 5 साल के अरसे में ये प्रोसिक्यूशन बाउंड थी इस चीज़ की कि वो इस केस प्रॉपर्टी को संभाल के रखे, और 5 साल के बाद या 10 साल के बाद चाहे क्यों ना पेश करवानी पड़े, उन दोनों सील पार्सल्स को अदालत में पेश करवाया। इनसे हुआ ये कि इन्होंने सिर्फ एक सील पार्सल पेश करवा दिया और दूसरा पार्सल पेश ना करवाया गया। लिहाजा ये तो थे इस केस के फैक्ट्स, लेकिन जज साहब ने ये मेहरबानी की जी कि जो मुझ पे एक बर्डन डाल दिया गया था, ये था मेरे लिए क्वेश्चन ऑफ, मैं क्या महसूस क्या कर रहे थे जिसको मैं जी मैं यही बता रहा हूँ जी कि ये मेरे लिए ना क्वेश्चन ऑफ एडवोकेसी था जी। अच्छा। हाँ जी, खुल के बताएं। ये एडवोकेसी का क्वेश्चन ये था कि यहाँ तो वकालत थी, अच्छा। या ये केस था जी। अगर ये केस में थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हो जाता, यानी कि ये सज़ा की तरफ चले जाता, खुदा ना खास्ता, अगरचे हमारे माइंड में इस तरह का नहीं था, क्योंकि अगर केस हम करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है इतने अरसे में। नाज़रीन आप यकीन करें, मैंने इतने बड़े केसेस बयानों में हैंडल किए हैं, आप मेरा रिकॉर्ड चेक करके देखें, कोई भी ऐसी पाकिस्तान की दफ़ा नहीं जो दफ़ा दुर्द है ना वो भी मेरे ऊपर लगी हुई हैं। अल्लाह ताला ने हमेशा जो है ना बड़े से बड़े वकला,
छोटे से छोटे वकला, यानी छोटे वकला ने भी ऐसा उन्होंने जो है ना मेरे साथ काम कर दिया कि मैं उनको भी जो है ना पाए के वकीलों में शुमार करता हूँ। आप यकीन कीजिएगा, जब ये हाफिज साहब बहस कर रहे थे ना, तो मैं इनकी तरफ देख रहा था और मैं बड़ा हैरान हो रहा था, क्योंकि इनके फादर को मैं जानता हूँ। उन्होंने खालस जो है ना लुकमा हलाल इनको खिलाया है, और वो महाज अखबार में इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे। ये खुरम पाशा और उनके वारिस सलीम पाशा, उनके वो राइट हैंड थे असलम साहब। और मैं यकीन करें कि जब मैंने देखा ना कि एक मेहनत कश का बेटा जो है ना वो ही इस तरह का रिस्पॉन्ड जो है ना कर सकता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। मैं हैरान परेशान हो गया हूँ कि ये छोटे, यानी मेरे बेटे अवैध जितने हैं, ये इनकी एज तो उतनी है ना, इन्होंने मेरे जैसे बंदे को, जो कि पता नहीं लोगों की नज़र में क्या बना फिरता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं ये राना इरफान साहब की तरबियत का नतीजा है। वो राना साहब पीछे खड़े हैं, और मैंने राना साहब को इतना इशारा किया कि राना साहब ये जूनियर, उन्होंने मुझे इशारा किया चोई साहब देखी जाओ। तो आप यकीन करें जिस तरह से हाफिज साहब ने बहस की है ना, मैं दावे के साथ आपको ये कह सकता हूँ बड़े से बड़ा वकील इस तरह नहीं बोल सकता। इतने एक्यूरेट पॉइंट्स इन्होंने किए हैं, और बहस के दौरान मैंने देखा वकील जो है डगमगा जाते हैं। इन्होंने जैसे जैसे रात को रट्टा लगाया हुआ था, पता नहीं अब मेरा प्रेशर था या लोगों के साथ भी ऐसे करते हैं। हाफिज साहब आप ये बताएं कि आज जब आप घर जाएंगे, घर तो मैंने आपको जाने नहीं दिया, मैंने कहा खाना आपने मेरे साथ शाम का जो है ना खाना है। अब जब अब्बू को जाके आप बताएंगे कि शाहिद चौधरी का केस आज मैंने बहस करके बरी करवाया है, बेशक अब राना साहब के जूनियर हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बहस की, आप ये अब्बू को जब बताएंगे तो आपकी खुशी का आलम क्या होगा? बेसिकली मुझ पर ये प्रेशर था केस, और मैं आज वाले साहब को यही बताऊंगा कि आपकी अनथक मेहनतों की वजह से और आपके लुकमा हलाल की वजह से जो कि हमें खिलाया गया जी, तो मैंने उनका केस किया कि जिनके साथ आपने एक अरसा काम किया, एक अरसा काम और मेहनत की, और उनकी एसोसिएशन में आप काफ़ी अरसे तक रहे, और आज मैंने उनके लिए वो काम कर दिया जी जो आपने मुझे जिसकी तलकीन की थी और जिसका मुझे सबक दिया था कि हर इंसान के साथ आपने ईमानदारी के साथ चलना है, जिस तरह के मैंने तुम्हें पाला पोसा। बिल्कुल सही है। तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है जी कि मैंने आपका केस कंटेस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया। आप अपने उस्ताद जो हैं राना इरफान साहब, उनके बारे में कोई ऐसे अल्फाज कह दें ताकि लोगों को पता हो कि उस्ताद की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट जो है ना उसका मोराल क्या होता है। उस्ताद की इज़्ज़त तो हमें अल्लाह ताला ने भी फरमाया, और कुरान भी सिखाता है जी हमें कि उस्ताद बाप जैसा ही होता है। अहादीस भी हमें यही बताती हैं, और ये अहादीस और कुरान पाक जो बताता है वो हमें सारी चीज़ें राना इरफान साहब में नज़र आई जी। अच्छा। हमें उन्होंने अदब सिखाया सबसे पहले, काम बाद में सिखाया जी। उन्होंने कहा कि अदब करो, सिर्फ मेरा नहीं बाकी जितनी भी एसोसिएशन आपकी उन सब का अदब करो जी। हम 40 एसोसिएट्स हैं, और ये वाहिद वो चैम्बर है कि जिसमें सबको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप फाइल्स को पढ़ें और केस को कंटेस्ट करें आप। अच्छा। हालांकि हर सबको? हाँ जी जी जी, 40 के 40 को हमें ये अपॉर्चुनिटी है जी, हमें ये मौका फराम किया गया कि जिसको केस तैयार है वो जाके बहस भी कर ले। यानी राना साहब की टीम में 40 जो है ना जूनियर जी जो सारे जी अल्हम्दुलिल्लाह हम 40 एसोसिएट्स हैं, उनमें से डिफरेंट फील्ड में हम काम करते हैं, लेकिन हम 16 जूनियर्स ऐसे हैं जो कि हम नारकोटिक्स डील करते हैं राना साहब के साथ। तो हमें सबको राना साहब ने ये कहा कि जिसने केस तैयार कर लिया वो उसको कंटेस्ट करे और उसमें बहस करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबको मौका मिला जी, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मौका मिल गया शायद कि मैंने मेहनत की इस चीज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिया। दिल की गहराई से आपका ममनून। अब नाज़रीन आप ये देखिए, राना हसन है ना, राना इरफान साहब के छोटे भाई हैं। मैं देख रहा होता जब गवाह आते थे ना, तो हाफिज साहब जो है ना थोड़ा सा उनके सवालात करके ना थोड़ा पीछे हटते थे, फिर ये शुरू हो जाते थे। मैं हैरान परेशान था कि राना साहब ने सबको जो है इतना आपस में जो है इनको मैच कर दिया हुआ है। उस बंदे को ये पता होता मैंने कहाँ से बात छोड़ी और अगले ने कहाँ से शुरू करनी है। मैं इनका जो अपनी जो बाहम इनके साथ जो एक दूसरे का इनका रब्ता था ना, मैं देखकर हैरान हो जाता था। हसन भाई आप मेरी ऑडियंस को ये बताएं, आपको ये केस जो है, जाहिर है दुनिया मुझे लाइक करती है, पसंद करती है, बड़ी दूर तक जो है ना मेरे चाहने वाले जो है ना बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो देख रहे थे प्रोग्राम। आप ये बताएं, आप जब इस केस को हैंडल कर रहे थे, आप भी पेश होते रहे हाफिज साहब के साथ, राना इरफान साहब तो पीछे से आपको गाइड करते थे ना, आपको क्या महसूस हो रहा था कि आप इस केस को जो है विन कर पाएंगे? बिस्मिल्लाह। देखिए सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई भी हैं और हमारे उस्ताद भी हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने प्यार मोहब्बत से बड़ी मेहनत से हमें इस स्टेज तक लेके आएंगे, इनका बहुत शुक्रगुजार है। और बात करते हैं शाहिद भाई आपके केसेस की। जैसे इरफान भाई ने हाफिज साहब पर बहुत मेहनत की है, हम जितने भी एसोसिएट्स हैं सब पर इक्वल मेहनत की जाती है, लेकिन ये अल्लाह की ब्लेसिंग होती है किसी पे जो जितनी मेहनत ज़्यादा करता है वो फ्रंट फुट पे आ जाता है। हाफिज साहब ने बड़ी मेहनत की है
और हाफ़िज़ साहब इस केस को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेकर चले हैं बखूबी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और उसके साथ साथ हाफ़िज़ साहब ने हम पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अच्छा, हम हर टाइम राणा साहब के साथ रहते हैं, या हमारी एक ही टीम है। हर कोर्ट में हमारे एसोसिएट होते हैं, तैनात होते हैं। तो इस केस में या डिफरेंट केसेस जितने भी होते हैं हम इनको साथ साथ रहते हैं। हाफ़िज़ साहब ने स्पेशली इस केस के बारे में हमें ये बताया है कि आपने जो डिफरेंट पॉइंट्स जितने भी हैं इनको आपने चेक करना है, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट्स या कुछ चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं, क्योंकि इंसान से गलती हो जाती है, हो जाती है। तो आपने हर चीज़ को फोकस करना है, हर चीज़ को पॉइंट आउट करना है। तो हाफ़िज़ साहब ने ये कहा है कि आप हर चीज़ को ऐसे लेके चलें कि जैसे ये केस आपका आखिरी है, क्योंकि शायद भाई आपको माशाल्लाह बहुत लोग चाहते हैं, आपके बहुत लोग फॉलोवर हैं। तो हम ये नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा वैसा हो ताकि बाद में आप पर ये क्लेम है कि आप तो आवाम को ये मैसेज देते हैं कि आपके साथ ये क्या हो गया, आपके साथ क्या होगा। ठीक कह रहे हैं कि डूब के मर जाने वाला हम काम था, खुदा ना जी था। सर। जज साहब अगर थोड़ा सा गुस्से में आगे कोई इस तरह का फैसला कर दे तो मेरे लिए तो मौत के मुतरादिफ था ये फैसला। जी सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, राणा साहब को मैंने देखा है वो अक्सर आपके पीछे खड़े होते थे, मेरी बहस हो रही है या कोई काम होता था, जब वो पीछे खड़े होते हैं तो क्या आप अपने आप को मजबूत समझते थे या आप नर्वस हुए होते थे? हालांकि नर्वस तो मैंने आपको देखा ही नहीं, लेकिन वो बड़ा भाई ज़ाहिर है, इतना बड़ा नाम है, वो आपके पीछे खड़े होकर आपको सपोर्ट कर रहे थे। जब भी कोई ऐसा मामला होता है, कोई ऐसी स्टेज आती है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ जाता है, अच्छा, तो राणा साहब हमें, मेरे बड़े भाई भी हमें खुद से समझाते हैं कि इसको केस को आपने कैसे लेकर चलना है। अच्छा, तो जब आपके केस में ये था कि हम तैयारी करके गए थे वहाँ पे, तो राणा साहब हमारे पीछे खड़े थे, तो हम पूरे उम्मीद थे कि हमारे बाप हमारे साथ हमारे पीछे खड़े हैं, तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो अल्लाह की मेहरबानी ये ख़ास कि आज अल्लाह ने हमें सुरखरू किया इस केस में। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आज जो सीन हुआ है कोर्ट के अंदर ना, जज साहब ने बख्शीखाने में बंद करवा दिया। जी सर। मेरा बेटा अवैस, डेफिनेटली वो आप ही की एज है, वो 33 साल उसकी एज है। जी सर। तो वो आपको पता है उसकी आंखें नम हो गई, उसे रोना शुरू कर दिया, उसके आंसू जो है ना नहीं रुक सके। आपको उस वक्त क्या महसूस हो रहा था कि आप इस केस को जीत पाएंगे या आपके लिए चैलेंज बनता जा रहा था? देखिए सर, ये दो बातें यहाँ पे, एक तो वो आपकी औलाद है, बाप और बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता होता है। अगर बात हम करते हैं कोर्ट केसेस की, तो वहाँ पे एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जब भी कोर्ट किसी भी केस का फैसला करती है तो सबसे पहले वो ये देखती है कि इसके लवाहकीन, इसके रिश्तेदार, इसका कोई भाई कोर्ट में मौजूद ना हो। क्योंकि अगर कुछ ऐसा वैसा डिसीजन आ जाता है तो वहाँ पे जो जज्बात होते हैं, जो माहौल क्रिएट होता है, वो फिर संभाला नहीं जाता। आप समझ सकते हैं इस बात। तो इसलिए जैसा आपने कहा कि भी आप उसके बेटे भी हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते हैं बाहर, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स कुछ भी हो सकते हैं। ये हसन भाई, अब आप एक चीज़ बताएं, ये जो नए नौजवान जो वकला बन रहे हैं, वकालत के उनका बड़ा झुकाव है और इस वक्त तो लाखों में वकील हो गए हैं। एक ज़माना वो था जब मेरे वालिद साहब प्रैक्टिस है, चंद वकला होते थे। आप इनको क्या रिकमेंड करेंगे, ये फौजदारी की तरफ तवज्जो दें या नार्कोटिक्स को जो है डील करें? देखिए सर, ये तो अपने अपने पैशन की बात है, अपने शौक की बात है। बहुत सारे ऐसे सीनियर्स वकला हैं जो सिविल में, दीवानी में माशाल्लाह उनका बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। और कुछ हमारे सीनियर्स ऐसे हैं जिनका फौजदारी ट्रायल में बहुत बड़ा नाम है। ये जो आपने सबसे पहले बात की है कि हर बंदा जब किसी के पास जाता है तो उसका वो स्पेशल ढूंढता है। अगर कोई डॉक्टर है तो स्पेशलिटीज़ है, बिल्कुल कोई केसेस है तो देखेगा कि मेरा फलां केसेस है, इसका जो स्पेशल बंदा है मैं उसको हायर करूँ। फीस का इशू नहीं होता, इशू ये कि काम होना चाहिए बंदे का। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जिस फील्ड में मर्जी काम करें, चाहे वो सिविल है, चाहे वो दीवानी है, चाहे वो मर्डर ट्रायल है, चाहे वो नारकोटिक्स है, वहाँ पे अपनी अनथक मेहनत करें, ताकि इंशाल्लाह ताला जितनी आप मेहनत करेंगे अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। अब नाज़रीन, आप ये देखें, एंड में मैं आपको एक चीज़ बताने लगा। मेरे फादर जो थे ना, चौधरी रहमत अली एडवोकेट, वो एक बात बताते थे। मेरे बड़े भाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी थे, बेटा लॉयर है, भतीजे लॉयर है, भतीजी लॉयर है, भाई लॉयर हैं। आधे से ज़्यादा हमारे फैमिली के मेम्बर जो है ना जुडिशली से रिलेटेड है। मेरे फादर ये कहते थे, जो बड़ा वकील है ना, जो बड़ी फीस लेने वाला, ये मेहनत कम करते हैं। और मेरी 55 साल की ज़िंदगी में ये तजर्बे की बात है, बड़ा वकील जो है ना, उसके पास टाइम नहीं होता कि वो प्रैक्टिस करके आपके केस पे आए। वो कद काठ वाले वकील होते हैं, जजेस उनकी ऑनर करते हैं, बस वो आगे एक दो फिक्रे बोलते हैं, उसमें कोई बंदा मेरा तजर्बा है, ये मैं इनके मुंह से नहीं कहलवा रहा, मैं खुद आपको ये अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि वो इतनी मेहनत नहीं करते।
आप ये देखें मेरे जैसे शख्स को कि खुदा ना हास्ता अगर केस इनसे हैंकी पैंकी हो जाती तो लोगों ने इनके ऊपर पता नहीं क्या क्या लान तान या क्या क्या लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई चौधरी तुसी एडे बड़े बंदे का केस क्यों फड़िया। तो आप ये देखें कि मैं इस बात पे यकीन ही नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने ही कहा हुआ है कि छोटा वकील मेहनत ज़्यादा करता है क्योंकि उसमें बड़ा बनना होता है। जो बड़ा बन जाता है वो अक्सर ना, आप लोगों को पता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बड़ा वकील आप लोग भागते हैं फलां के पास, फलां, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, वो लोग क्या करते हैं यार, मेरे जैसे बंदे से उन्होंने फीसें नहीं है, वो टाइम पे पेश ही नहीं होते थे। तो जब आपका कौंसल पेश नहीं होगा तो जज आपके वालिद साहब का गुलाम तो नहीं है ना, वो तो जो भी डिसीजन होगा वो कर देगा। इसलिए कभी भी जो है इस बात पे यकीन रखे, बड़ा वकील जो मेहनत करता है हमेशा छोटा वकील मेहनत करता है। ये देखें मेरे बच्चों जितने हैं, और मेरे जैसे शख्स का हाई प्रोफाइल केस जो था ना, जो मेरे ऊपर तलवार लटक रही थी, उसको बरी करवाने में हाफिज साहब का और इनका हाथ है। पीछे चूंकि आशीर्वाद राना इरफान का था, तो ये बात जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है। हमेशा जो है ना बड़े वकील को जो है ना, उसको मैं तो कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको ये कहूँगा जो वकील स्पेशल है ना, नार्कोटिक्स का, फौजदारी का, दीवानी का, किसी भी जो फील्ड का आपको जो बंदा चाहिए, तो उसमें छोटे वकील को जो है ना, हाँ ये नहीं कि बिल्कुल छोटा कोई ऐसा जिसको पता ही ना होगा मैंने क्या करना है, उसकी भी कोई रेपुटेशन होगी। हमेशा वो मेहनत करेगा, वो इस तरह आपका केस फाइट करेगा जिस तरह इन्होंने किया। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपने अगर कुछ सीखा है वो लिखिएगा, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं वो भी लिखिएगा ताकि मैं आपसे कुछ सीखूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।